Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चिल्ड्रन विद डाइवर्स बैकग्राउंड्स। तो अब देखो, हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास डाइवर्सिटी आ रही है इतने सारे बच्चों की, ये क्यों आई हमारे पास। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी तरीके के बच्चे हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो एक नॉर्मल चाइल्ड होना चाहिए तो ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अगर मान लो कि सभी बच्चे नॉर्मल होते, सभी सारे बच्चे एक सामान्य बच्चे होते, तो ये डाइवर्सिटी हमें देखने को ही नहीं मिलती। तो सबसे पहले इस डाइवर्सिटी को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि एक नॉर्मल चाइल्ड को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो, नॉर्मल चाइल्ड अगर मैं आपको बताना चाहूँ कम शब्दों में, तो एक वह बच्चा जिसका कि IQ लेवल 90 से 110 के बीच में हो, ठीक है, जो कि अपनी आयु के अकॉर्डिंग वो सारे कार्य करने में समर्थ हो जो कि उसकी आयु के बाकी बच्चे कर पाते हैं, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कि अपने संवेगों पर, ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से नियंत्रण करना जानता हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल चाइल्ड। मतलब उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें गुस्सा करना है, कब हमें नाराज़ होना है, कब हमें किस तरीके के एक्सप्रेशन शोज़ करने हैं। ये सब किस में आते हैं, एक नॉर्मल चाइल्ड में। लेकिन जब बच्चे इस नॉर्मल चाइल्ड के जो पाथ होता है इससे भटक जाते हैं, इससे विचलित हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो क्रिएट होती है। अब ये जो डाइवर्सिटी क्रिएट हुई हमारे पास, इतने सारे तरह के बच्चे अब हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम देखेंगे कुछ श्रव्य बाधित हैं, कुछ दृश्य बाधित हैं। ये किस तरीके से बने, किस तरीके से मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा डिसेबल्ड है या कोई बच्चा इम्पेयर्ड है, किस तरीके से हम बोल सकते हैं, उन सारी परिभाषाओं पर बात करेंगे। तो जनरली आपको 3 टर्म्स यहाँ पे पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। एक है आपके पास इम्पेयरमेंट, जैसा कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। अब इसके बाद है हमारे पास डिसेबिलिटी, एंड देन हैंडीकैप, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे क्षति, इसको हम बोलेंगे अक्षमता, और इसको हम बोलेंगे विकलांगता। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इन तीनों टर्म्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद अब इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले क्षति को डिफाइन करूं तो क्षति का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के या तो मानसिक स्तर पर यानी कि कॉग्निटिव लेवल पर, या फिर फिजिकल लेवल पर यानी कि शारीरिक लेवल पर, या फिर शारीरिक क्रिया स्तर पर कोई असमानता आती है तो उसे क्या हम बोलते हैं, क्षति। अभी पहले आप इसकी एक बार प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए, उसके बाद एक एग्जाम्पल से मैं आपको तीनों चीज़ें क्लियर करूंगी और उसके बाद आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्षति क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर या फिर शारीरिक क्रिया स्तर पर कोई असमानता आ जाती है तो उसको हमने क्या बोला, क्षति। अब इस क्षति की वजह से अगर कोई पर्सन कोई काम नहीं कर पा रहा है, मैंने क्या बोला, अगर इस क्षति की वजह से कोई पर्सन अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है, किसी काम को करने में असक्षम हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षमता, ठीक। अब इस अक्षमता की वजह से, अब ये जो अक्षमता आई, इस अक्षमता की वजह से अब वो पर्सन जो है वो अपने एज ग्रुप की तरह, ठीक है, अपने सेम जेंडर वालों की तरह अगर किसी काम को करने में असमर्थ हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैपनेस यानी कि विकलांगता। तो देखो, अब इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक पर्सन था, ठीक है, और उसका ना एक्सीडेंट हो गया। मान लेते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब हुआ क्या कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके ना दोनों जो लेग्स थी, ठीक है, वो खराब हो गई। तो अब क्या हो गया कि वो क्या हो गया, ऑर्थोपेडिकली, ठीक है, मतलब अब जो उसकी हड्डियां थी, पैरों की हड्डियां थी, वहां पे चोट लगी, तो अब उसके क्या हो गया, पैरों में क्षति आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, पैरों में क्षति। जो इम्पेयरमेंट था वो कहाँ डेवलप हो गया, उसके पैरों में डेवलप हो गया। अब जब उसके पैरों में क्षति आ गई, पैरों में चोट लग गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो चल नहीं सकता,
जब वो चल नहीं सकता तो उसमें ये अक्षमता हो गई कि अब वो नहीं चल सकता, मतलब अब उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चल सके। अब जब वो चल नहीं सकता तो उसको अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि जब हम कहते हैं कि एटलीस्ट 21 to 25 तक के बीच में जब एक पर्सन को जॉब ले लेनी चाहिए या जॉब करना स्टार्ट कर देता है, किसी ना किसी तरीके की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, वो उस टाइम पे जॉब नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यानी कि जो जॉब ना मिलना ये क्या हो गई उसकी विकलांगता, ये क्या हो गई उसकी हैंडीकैपनेस। तो यानी कि अब आपको तीनों चीज़ें समझ में आई कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, मान लो उसके बॉडी के किसी पार्ट में कोई कमी आ गई, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि पैरों में कमी आ गई, तो ये क्या हो गई, पैरों में क्षति, यानी कि पैरों में इम्पेयरमेंट हो गया। अब इस इम्पेयरमेंट की वजह से क्या हुआ कि वो चल नहीं सकता, तो ये क्या हो गई उसकी डिसेबिलिटी हो गई, यानी कि जो काम वो नहीं कर सकता। एबिलिटी का मतलब कोई काम हम कर सकते हैं, डिस का मतलब जैसे उसका उल्टा कि अब हम कोई कार्य को नहीं कर सकते हैं। अब जब वो नहीं चल सकता तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या फिर उसकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर जो नॉर्मल काम जो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कर सकता है वो नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें हैंडीकैपनेस आ चुकी है। तो ये थी हमारे पास 3 टर्म्स, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैपनेस। अब हम समझते हैं कि इन्हीं इम्पेयरमेंट के बेसिस पे, मान लो कि अगर हमारी आँख में किसी तरीके की कोई क्षति हो जाती है, इम्पेयरमेंट आ जाता है, तो उन बालकों को हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं और किस तरीके से उन्हें पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास श्रव्य बाधित बच्चा है तो उसकी पहचान किस तरीके से करेंगे, कैसे उसकी एजुकेशन देंगे। यानी कि अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं कि अगर हमारी सेंसेस में, ठीक है, यानी कि जो हमारी सेंसेस होती हैं, हमारे पास 5 तरह की सेंसेस होती हैं हमारी, जैसे कि हमारी आँख, नाक, हमारी टंग, स्किन। तो अगर इसमें कोई इम्पेयरमेंट आ जाता है तो उन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो इसी तरीके के बच्चे तो होंगे जो हमारे डाइवर्स बच्चों में आएंगे। अब क्योंकि इनकी जो नीड्स है वो नॉर्मल बच्चों से अलग हो गई, अब अगर नॉर्मल बच्चों से नीड्स इनकी अलग हो गई तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, चिल्ड्रन विद डाइवर्स बैकग्राउंड में। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं सेंसरी बेस्ड। तो अभी जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास है वो है डीफ और ऑडियो और हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं बहरे बालक या फिर श्रवण दोष वाले बालक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी है उसमें किसी तरीके की कोई क्षति आ चुकी है। तो अब देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को या फिर अगर हमें भी किसी तरह की कोई नॉलेज लेनी है, कोई लर्निंग करनी है, तो हमारे आँख और हमारे कान सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कह सकती हूँ, सेंसेस हैं या सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र हैं किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए। लेकिन जब किसी बच्चे में अगर इसी चीज़ का अभाव है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता लगाना कि ये किस लेवल तक है, ठीक है, और अगर है तो किस लेवल तक है, साथ ही साथ हम इन तरीके के स्टूडेंट्स को किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या है, इस तरीके के बालक अगर कोई हमारी क्लास में है तो हमें पता लगाना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों कि जिन्हें थोड़ा ऊंचा सुनते हो। तो कोशिश, अगर एज अ टीचर अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा है जो कि थोड़ा ऊंचा सुनता है, ठीक है, उसको कोई ना कोई किसी तरह की क्षति है हल्की फुल्की, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको अपनी क्लास में आगे बिठा लूँ, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि उसके लिए हियरिंग एड ला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बहुत एक थोड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो अपने कान में एक मशीन लगा के रखते हैं, तो उस तरह की एक मशीन उन्हें प्रोवाइड कराई जा सकती है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें इनकी पहचान करनी होगी क्लास में। तो सबसे पहले पहचान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल बातचीत के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं इस तरीके के बच्चों का, या फिर एक यंत्र आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑडियोमीटर, उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी बच्चे में हियरिंग इम्पेयर ये दोष है या फिर नहीं। अब ये तो बात हो गई कि हमने पता भी लगा लिया, ठीक है, हमने छोटे मोटे इन्हें मान लीजिए कुछ ना कुछ हमें इन्हें एड प्रोवाइड करा दी। लेकिन अब बात आती है कि जो बच्चे पूरी तरीके से बहरे हैं या पूरी तरीके से डीफ हैं, तो हम उनके एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि या तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें लिप मूवमेंट हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि अगर किसी सामने वाले की जो बंदे की जो होठ है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, उनको अगर हम पढ़ना सिखा दें तो जो बच्चे हैं, ठीक है, इस तरीके के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें क्या करनी होगी, अगर हमें बहुत स्टार्टिंग के एज पे ही पता चल पाता है, स्टेज पे ही, कि इन बच्चों को क्या दिक्कतें हैं, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हो सकता है इसमें टच लैंग्वेज, कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की जो टच वाली सेंस है, जो हमारे पास एक स्किन की सेंस होती है, उसको इतना ज़्यादा डेवलप करा दें कि अगर कोई बच्चे को
कोई चीज़ नहीं भी सुनाई दे रही है तो वो उसको छू के भी पता लगा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम क्या कर सकते हैं, एक होती है हमारे पास क्यूड लैंग्वेज। क्यूड लैंग्वेज, देखिए ध्यान रखिएगा, इसको भी हम क्या बोलते हैं, संकेत भाषा बोलते हैं, संकेत भाषा। लेकिन ये जो साइन लैंग्वेज होती है इसको हम बोलते हैं चिन्ह भाषा। ठीक, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये है हमारे पास संकेत भाषा क्यूड लैंग्वेज, और एक साइन लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं चिन्ह भाषा। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम ऐसे बच्चों की नॉर्मल क्लास में पढ़ाई करवा सकते हैं। हो सकता है हमें इसके लिए स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो न्यूज़ आ रही होती है वो एक पर्सन है जो कि पीछे से बोलता भी रहता है और साइड में एक छोटा सा कॉलम में आपको फोटो में दिखता रहता है कि उन्हीं चीज़ों को, ठीक है, साइन लैंग्वेज के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं क्यूड लैंग्वेज के द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, ताकि जो इस तरीके के पर्सन्स हैं उनको भी वो भाषा, उनको भी वो न्यूज़ समझ में आ सके। अब अगर कोई बच्चे हमारे पास डीफ हैं तो उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं विजुअल एड्स, यानी कि जो हमारे पास दृश्य सामग्री होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हमारी बात हो गई कि किस तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके रीजंस की, कि रीजंस क्या हो सकते हैं। अब जितने भी आप अभी सेंसस के पार्ट पढ़ोगे तो मेनली उसका रीज़न क्या हो सकता है, कुछ हो सकते हैं हमारे प्री नाटल और कुछ हो सकते हैं पोस्ट नाटल, यानी कि कुछ हो सकते हैं डिलीवरी से पहले और कुछ डिलीवरी के बाद। डिलीवरी से पहले जैसे कि मान लीजिए अगर मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर बच्चे की प्री डिलीवरी हो गई है, टाइम से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो गई है, या फिर जब बच्चा वूम में था तब उस टाइम पे कोई मम्मी के साथ जो मदर है उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो इन सब बच्चों से भी ऐसा इन सब रीज़न से भी ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा है वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाए। अब अगर हम बात करें कि डिलीवरी से बात की, तो जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल भी दिया, अगर किसी पर्सन का इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी तरीके का, ठीक है, या फिर मान लो कि किसी ने बहुत तेज़ कुछ आवाज़ में अगर हमारे कान में चली गई, छोटा बच्चा है कोई, अगर हमने उसको 120 ऊपर डेसिबल से ज़्यादा उसके कान पे कुछ लगा दिया गया, तो हो सकता है उससे भी उसकी पार्शली जो हियरिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी हमें बस मेनली इसमें ये ध्यान रखना है कि हम इन बच्चों को एजुकेट किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एज अ टीचर हमें बताना है कि हमारा क्या रोल हो सकता है। चलिए इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप के बच्चों की तरफ। अब हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों की, यानी कि जिसमें कोई हमारे पास हम कह सकते हैं दृष्टि में कोई बाध्यता आती है, उन बच्चों की। तो अब इसमें क्या होगा यहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो देख नहीं सकते, या फिर देख सकते हैं तो वो पार्शली देख पाते हैं। अब इनके रीजंस भी वही सेम हो सकते हैं जैसे मैंने आपको पिछले केस में बताया कि प्री नाटल और पोस्ट नाटल, ठीक। तो हमें बस मेनली यहाँ पे ये बात करनी है कि इस तरीके के बच्चों के एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, हम इन तरीके के इतने सारे जो बच्चे हैं हम इनको अपनी मेन स्ट्रीम में क्यों जोड़ना चाहते हैं, हम इन नॉर्मल बच्चों के साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं, ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप इमेजिन करके देखो, अगर आपको 15 मिनट के लिए कोई आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करके आपको एक खुली जगह पे छोड़ दिया जाए और आपसे बोला जाए कि कैसे आप घूमोगे, कैसे करोगे, तो सोचो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये बच्चे तो पूरी ज़िंदगी भर देख ही नहीं सकते। तो हम यही सिंपैथी, यही दूसरों के जो बच्चे हैं, बाकी के जो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, उनके मन में यही चीज़ मतलब एक तरह से डेवलप करना चाहते हैं, ये फील डेवलप करना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के प्रति उनके मन में एक सिंपैथी होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा बस हमें बच्चे को ये नहीं सिखाना स्कूल में जाके कि बस कंपटीशन है, भागो दौड़ो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। हमें ये भी दिखाना है कि ये एक समाज है, समाज में हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, किस तरीके से आप सबको साथ में लेके चलोगे, वो चीज़ हम बच्चों को स्कूल से ही सिखाना चाहते हैं। तो देखो, अगर अब हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे, ठीक है, स्कूल्स आज के टाइम में या यूनिवर्सिटीज़ भी बनी हुई है, जैसे कि चित्रकूट में भी एक प्राइवेट या नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिन्होंने खाली केवल वो पूरी की पूरी इसी तरीके के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो अब बात आती है कि इन्हें हम कैसे इनके फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इनके लिए कर सकते हैं वो है इनकी सेंसेस की ट्रेनिंग करा सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि गोलमाल भी एक मूवी थी, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट वाली गोलमाल आई थी, उसमें जो परेश रावल और उसकी वाइफ होती हैं वो अंधे होते हैं, लेकिन स्टिल वो सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना एक घर में रहते भी थे, खाना भी बनाते थे, हर एक चीज़ कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने हर अपनी जो सेंसेस थी उनको बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया था। तो हम भी इन तरीके के बच्चों के साथ ये कर सकते हैं कि हम इनकी सेंसेस की ट्रेनिंग करा दें, यानी कि जो इनकी इंद्रियां हैं अगर उसको प्रशिक्षण मिल जाए, क्योंकि बाकी की इंद्रियां तो इनकी ठीक ही है, अगर उसको हम प्रशिक्षण दे दें तो इनकी लाइफ थोड़ी आसान हो सकती है।
अब इसी तरीके से अगर हम इनके लाइफ के आगे जाने की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। वोकेशनल में भी क्या, कुछ हम इन्हें हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो यानी कि हम इन्हें कुछ हस्तकला, ठीक है, हस्तकला वाली चीज़ें सिखा सकते हैं ताकि ये अपनी लाइफ का निर्वहन कर सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है हमारे पास ब्रेल मेथड, जो कि किसके द्वारा डेवलप करा गया था, एक लुई ब्रेल नाम के पर्सन थे, ठीक है, जो खुद बचपन से, ठीक है, अंधे थे, तो उन्होंने इस मेथड को डेवलप करा, ठीक है, इन्हीं तरह के बच्चों के लिए। तो आजकल तो हमारे पास ब्रेल मेथड भी है जिसके थ्रू इस कैटेगरी के बच्चों की हम स्टडीज़ करवा सकते हैं। तो स्कूल में हम क्या करें कि ब्रेल मेथड को अपनाएं, ठीक है, हम ऐसे टीचर्स अपॉइंट करें जो ब्रेल मेथड को जानते हों, जो दूसरे बच्चों को सिखा सकते हों। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम एक बच्चे की लाइफ को थोड़ा आसान बना सकते हैं और दूसरे बच्चों को भी बता सकते हैं कि किस तरीके से हमें कठिनाई को सामना करके आगे बढ़ना होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ। तो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास स्पीच इम्पेयर्ड और डम चिल्ड्रन, यानी कि या तो किसी बच्चे में कोई वाक विकलांगता है या फिर वो गूंगे बालक हैं। वाक विकलांगता का मतलब कि उनके बोलने में किसी तरीके की कोई समस्या है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो अपनी वाणी के द्वारा ही तो कर पा रही हूँ। अगर मुझे आपको कोई चीज़ समझानी है कि हमें कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो हम कैसे कर पा रहे हैं, बोल के कर पा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा नहीं बोल पाता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले हम उनकी जो एजुकेशन होती है किसी भी तरीके की वो बोल के ही शुरू करवाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे को सीधा हम पेंसिल दे देते हैं, लिखना शुरू कर देता है। चलो अगर हमारी एज ग्रुप का है या कोई बड़ी एज ग्रुप का बच्चा है तो वो तो कर भी सकता है, लेकिन छोटे वाला तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो अब इसमें कौन कौन से हमारे पास किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पार्शियली भी हो सकती है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्हें की किसी पार्ट में दिक्कत है। मान लो जैसे कोई बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोई शब्द नहीं बोल पाते, ठीक है, या फिर और तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है, अभी हम डिस्कस करेंगे। या फिर एक तरीके का होता है कि बच्चे पूरी तरीके से ही मूक हैं, पूरी तरीके से ही गूंगे हैं, तो उनको हम किस तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं। तो देखो अब जैसे यहाँ पे है पहला हमारे पास आर्टिकुलेटरी, जिसको हम बोलते हैं वाणी दोष। ये जनरली हमें बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है और स्पेशली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज होती है वो इमेच्योर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको ठीक से नहीं बोल पाते, है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं और स्टिल आज भी हम इतने बड़े होने के बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग ठीक से नहीं बोल पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं आ रहा हूँ, ठीक है, या आ रही हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, आ रही हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। अब जब छोटे बच्चे उसको उसी तरीके से बोलते हैं तो वो उसी तरीके से उसको लिखते भी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें छोटे बच्चों की लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे भी। तो ये क्या है हमारे पास वाणी दोष, कि जैसा हम बोलते हैं चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में वैसा ही हम उन्हें लिखना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं कि टेस्ट को वो क्या बोलते हैं, इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं है। तो ये क्या, ये भी एक तरह का वाणी दोष है, जिसमें वो क्या करते हैं, जो उसकी वर्ड की जो हम कहते हैं एक तरह से फोनेम या मॉर्फेम शायद कुछ बोलते हैं, वो हम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वॉइस प्रॉब्लम, आवाज़ की समस्या। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों की आवाज़ बहुत तेज़, ठीक है, एकदम कानों में चुभने वाली, वहीं कुछ लोगों की आवाज़ बहुत धीरे, या फिर कि वो चीज़ों को लय में नहीं बोल पाते, या फिर हम कह सकते हैं कि कहाँ उन्हें रुकना है, कितना रुकना है, ठीक है, कब रुकना है, वो सब चीज़ें वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये क्या है, हमारी वॉइस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है, हकलाना, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को रुक रुक के बोलते हैं, ठीक है, या फिर वो जल्दबाजी में, कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम भी अगर कोई जल्दबाजी में कोई चीज़ हबड़ा दबड़ी में बताना चाहते हैं तो हम भी स्टैमर हो जाते हैं। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी आई थी रणबीर कपूर की, कौन सी मूवी थी, अजब प्रेम की गजब कहानी। उसमें क्या होता है कि जब वो इमोशनल हो जाता है, कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर जब इमोशनल हो जाते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है वो हकलाने लगती है, यानी कि वो क्या करने लगते हैं, स्टैमरिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसा भी है कि परमानेंट भी हो सकता है किसी की वॉइस में, और टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है कि जब कोई बंदा अगर इमोशनल डिसबैलेंस है उस केस में भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलेड स्पीच। इसका क्या मतलब है कि जिन बच्चों में जो भाषा का विकास है, जो वाणी का विकास है, अगर वो एक काफ़ी देर से होना शुरू होता है, एक बहुत एज के बाद, जैसे कि नॉर्मली अगर हम मान के चलते हैं कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा धीरे धीरे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे का वाणी विकास है वो मान लो 7 या 8 साल से शुरू हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड स्पीच।
नेक्स्ट है हमारे पास क्लेफ्ट प्लेट एंड लिप, यानी कि तालु एवं होंठ विकृति। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि बाय बर्थ ही, ठीक है, बाय बर्थ ही मान लो कि उनकी जो होंठ की आकृति है या जो हमारे अंदर मुंह के अंदर की आकृति है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे शब्द निकलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमारे मुंह से टच होते हैं, अलग अलग तरह से वॉइस निकलती है। जब हम हिंदी या इंग्लिश की वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तब हमें ये सब चीज़ें पता हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे टच करेगी तो ऐसी आवाज़ निकलेगी। लेकिन जब अगर मान लो कि हमारा जो मुंह है, ठीक है, हमारा जो होंठ है, अगर उनकी विकृति ही ठीक नहीं है तो वो आवाज़ भी उतने जैसे नहीं निकल पाती। तो ये क्या है हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट जिसको हम बोलते हैं, या फिर लिप, यानी कि इसमें जो शेप है हमारी तालू की और होंठ की वो ठीक नहीं है। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं किसी बच्चे के स्पीच इम्पेयर्ड होने के। अब बात आती है कि इनको हम एजुकेशन किस तरीके से देंगे अपनी क्लास में। तो एज अ टीचर बहुत ज़रूरी है कि हमें इन बच्चों में हीन भावना पैदा नहीं होने देना। अगर मान लो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एग्जांपल दिया कि रणबीर कपूर और जो कटरीना कैफ है वो कब हकलाना शुरू करते हैं, जब वो इमोशनल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी लानी होगी, ताकि अगर उनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाए। अगर मान लो किसी बच्चे में कोई वॉइस प्रॉब्लम है या वाणी दोष है तो उसको हम धीरे धीरे प्रॉपर एक्सरसाइजेस से, प्रॉपर प्रैक्टिस से, ठीक है, प्रॉपर मोटिवेशन के द्वारा हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एज अ टीचर यही हमारे काम है कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो हम उनको धीरे धीरे अपनी क्लास में इम्प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, हमें उन्हें क्या करना होगा, धीरे धीरे बच्चों के सामने एक मॉडल एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको इस पोएम को इस तरीके से पढ़ना है या आपको किसी चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है। फिर बच्चों को बोलें कि आप इसकी रीडिंग करो, ठीक। फिर जहाँ पे वो इनकरेक्ट है, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। मान लो कि जो पीयर ग्रुप टीचिंग है वो हम करा सकते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग हम इसमें करा सकते हैं। अभी हम इन मेथड्स को भी देखेंगे आगे चल के कि ये क्या है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये था हमारे पास स्पीच इम्पेयर्ड। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने 3 कैटेगरी देखी वो थी हमारी कैसी, सेंसेस के बेसिस पे। अब ये है हमारे पास फिजिकली चैलेंज बच्चे। देखो ध्यान रखना, जहाँ पे भी ऑर्थो आ जाता है वो हमारी किससे रिलेटेड होता है, हड्डियों से रिलेटेड होता है। तो अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनके क्या है कि या तो हड्डियों में कोई दिक्कत है बॉडी की, या फिर जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से बच्चों को लोकोमोशन में दिक्कत आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, बच्चे सही पोस्चर्स में खड़े नहीं हो सकते, तो वो सब किस में आते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चों में आते हैं। अब इस तरह के बच्चों की क्या है कि हम कह सकते हैं कि सेंसेस तो हो सकता है कि नॉर्मल हो, मतलब ये ठीक से बोल सकते हैं, ठीक से सुन सकते हैं, ठीक से देख सकते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। लेकिन जो इनके साथ मेन दिक्कत आएगी वो आएगी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखा जाता है इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी न किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अगर इस तरीके के बच्चों को हम अपनी इंक्लूसिव स्कूल्स में, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये बच्चे इंक्लूसिव स्कूल में आएँ, उन्हीं के साथ पढ़ें, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनके लिए कुछ स्पेशल इंतज़ाम करने होंगे। जैसे कि हमें इनके लिए स्पेशल सुविधाएं बनानी होंगी, स्पेशल उपकरण लाने होंगे, स्पेशल टाइप की सामग्रियाँ लानी होंगी। भाई अगर हमारे पास कोई ऑर्थोपेडिकली बच्चा है जो कि चल नहीं सकता तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए व्हील चेयर भी मंगवानी पड़ेगी स्कूल में, उसके लिए रैंप का भी देखना होगा, उसी तरीके से उसके लिए टॉयलेट, बाथरूम, ये सब चीज़ें भी अरेंज करनी होगी, उसी तरीके से उसका क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट भी देखना होगा। तो ज़रूरत है कि इस तरीके के बच्चों के लिए क्लास में एक हमें स्पेशल अटेंशन टीचर को देना पड़ेगा। तो अब हम इन तरीके के बच्चों को एजुकेशन किस तरीके से दे सकते हैं, भाई थोड़ा सा इन्हें टाइम में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें अलग से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। फिर क्या हो सकता है कि मान लो अगर बच्चा हम क्लास में कोई आउटडोर एक्टिविटी करा रहे हैं तो कोशिश करें कि इन तरीके के बच्चों के साथ इंडोर एक्टिविटी कराई जाए, या फिर हम करा सकते हैं कि अगर हम कोई आउटडोर एक्टिविटी करा भी रहे हैं या कोई गेम्स भी करा रहे हैं तो इन बच्चों को सुपरविजन का काम दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अपने करिकुलम में, अपने एजुकेशन में इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बनाना होगा, चेंज करना होगा। तो अब देखो इन तरीके के बच्चों की अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो यही एजुकेशन तो हम इनके नॉर्मल चाइल्ड की तरह कर सकते हैं। बस क्या है कि हमें टाइम टू टाइम इन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनमें ज़रूरत है कि हमें हीन भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है। तो ये ऑर्थोपेडिकली बच्चे, बस हमें क्या करना है, इनको कुछ स्पेशल उपकरण की ज़रूरत है, स्पेशल सामग्री की ज़रूरत है, बाकी हम इनको नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मल क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास 4 कैटेगरीज जो कि हमारी सेंसेस के बेस पे या फिर हमारी शारीरिक अगर कोई
क्षति हमारी बॉडी में है, तो उन तरीके के बच्चों के लिए हमने देखा। बाकी के जो बच्चे हैं डाइवर्स नीड के, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो उसको लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए भी हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। मिलेंगे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।